लोगों को पता ही है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा 4.0 का, उसके लिए हम लोग पूरा डिटेल में साइंस के लिए 1500 से अधिक क्वेश्चंस देखेंगे, पूरा डिटेल में है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हैं इसमें क्वेश्चन। तो क्या कहते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपके 32 वर्षों से जो बीपीएससी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने रखा है, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा। और जो आपने वीडियो नहीं देखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, और जो 1993 से अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए उन सब टाइप के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं हम। तो आप लोग जाइए, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दिया करें, और क्या कहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका है, कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। तो कौन सा विटामिन ऐसा है जो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है, तो वो विटामिन के होता है। तो ये आपके बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आई थिंक आपका अगर 6 to 8 का एग्ज़ाम है या 9 और 10 का एग्ज़ाम है, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों लोग पढ़िए, मतलब दोनों क्लास वाले। तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, हम तारों को टिमटिमाते हुए क्यों देख पाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बीपीएससी में। और अगला है, मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और अगला है, उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखलाई पड़ता है, तो काला दिखाई पड़ता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, मतलब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 32 वर्षों में। तो देख लीजिएगा, इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें से वातावरण में सबसे प्रमुख गैसें कौन सी होती हैं, तो वो नाइट्रोजन होती हैं। सबसे अधिक गैस वातावरण में कौन सी होती हैं, तो नाइट्रोजन होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आईयूपीएसी नाम बताना है। यहाँ पे जो है पदार्थ का आईयूपीएसी नाम बताना है। तो ये कौन सा है, 2 मेथिल ब्यूटेन है, मेथिल 2 है और ब्यूटेन हो जाएगा आपका। और अगला देखेंगे, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ मुख्यतः कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो निकेल और क्रोमियम मिलाई जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, प्रोड्यूसर गैस क्या है। तो प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, को प्लस H2 होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा आपका। और अगला देखेंगे, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है। तो एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है, तो फेनिल मॉर्केप्टन होता है, ठीक है। तो आपके 6 और 8 के लिए और 9 और 10 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों लोग पढ़िएगा, इसके मतलब सारा देख लीजिएगा, और पूरा डिटेल में है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगला देखेंगे, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है, तो वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास समय थोड़ा सा है, क्योंकि कैंसिल हो चुका है आपका एग्ज़ाम। तो आप लोग उस समय को पूरा मतलब वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। समय का सदुपयोग करके अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिएगा, ताकि आपका जो है 3.0 वाले में आपका निकल जाए, ठीक है। तो इसलिए हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत कलेक्ट करके क्वेश्चंस लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगला है, कांसा किसका मिश्रण है। तो कांसा किसका मिश्रण होता है, कापर और टिन का होता है, ठीक है। और अगला है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया हुआ था, तो गैलीलियो ने किया था, ठीक है। और अगला है, मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा था। तो मानव चंद्रमा पर कब उतरा था, तो 1969 ईस्वी में उतरा था, ठीक है। और विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या होता है। तो विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत जो होता है वो आंवला होता है, ठीक है। विटामिन अगर सी पूछा जाए सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा, तो वो आंवला होगा। अगला देखेंगे, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं। तो AB रक्त को, ठीक है। अगला है आपको, और सर्वदाता किसे कहेंगे, O ग्रुप को कहेंगे, ठीक है। O ब्लड ग्रुप को सर्वदाता बोलते हैं। O ब्लड ग्रुप सभी को अपना रक्त दे सकते हैं। जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो वो चार्ल्स डार्विन है। और अगला है आपका, भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान है आपका। अगला है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है वो बेंगलौर में स्थित है। अगला देखेंगे, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे थे। तो 1498 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है, यहूदियों का, वो इस सिनेगाग कहलाता है, ठीक है, सॉरी, सिनेगाग कहलाता है। चीन की
मुद्रा क्या कहलाती है? युआन कहलाती है, युआन कहलाती है। और रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रथ यात्रा उत्सव जो है वो पुरी में मनाया जाता है। ठीक है। अगला देखिए, कौन भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं? वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। और अगला है आपका, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा आपका। अगला है आपका, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड है। दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान कहाँ पर है? तो माशिनराम में है। वर्षा वाला स्थान आपका माशिनराम हो जाएगा। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कृष्ण के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रश्खान है। तो रश्खान होगा आपका। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान रखिएगा, कैसे भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सभी आपके बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबेरा में है, कैनबेरा हो जाएगा। और कावारती कहाँ की राजधानी है? कावारती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है, कावारती। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन सा होगा? ग्रीनलैंड होगा। और गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में स्थित है, मंगोलिया हो जाएगा आपका। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा आपका मंगोलिया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 एक किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला देखेंगे, किन्हें भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जो है भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। किसने, अगला है, किसने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था? तो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो आपका दयानंद सरस्वती हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो उच्चतम न्यायालय है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय अंक किसका देन है? तो अंतरराष्ट्रीय अंक किसका देन है? तो चीन का देन है। अगला है आपका क्वेश्चन, बांध का जल से क्या बदलने मदद मिलती है? बांध का जल से क्या बदलने में मदद मिलती है? तो जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदलने में मदद मिलती है। और अगला क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल क्या है? तो रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील जो घोल है वो जल है। अगला देखेंगे, अगला है आपका, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। अगला देखेंगे, खाद्य भंडारण में धूमकणों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो कीड़े मकोड़ों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उपादान तत्व कौन है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उपादान तत्व जो है वो है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोग होती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोग होती है? क्योंकि वह जो है सूर्य से निकली समस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी को अवशोषित कर लेती है, इसलिए। ठीक है। अगला है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करते हैं? तो जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य की रोशनी उपयोग करते हैं। अगला है, किसी तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होती है? तो किसी तत्व की आणविक संख्या जो होती है वो न्यूट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सौर प्रणाली में कितने ग्रह होते हैं? तो 8 ग्रह होते हैं, 8 ग्रह हो जाएगा। अगला है, परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या होता है? तो प्रोटॉन के जो है परमाणु के केंद्र बिंदु में जो है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगला है, धौलावीरा नामक हड़प्पन नगर कहाँ स्थित है? धौलावीरा नामक जो है हड़प्पन नगर जो है वो कच्छ गुजरात में स्थित है, कच्छ गुजरात हो जाएगा।
अगला है भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल क्षेत्र है। तो भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल क्षेत्र है, वो है भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका हो जाएगा। अगला है सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी। तो जॉन मार्शल ने की थी। अगला देखेंगे कौशाम्बी किसकी राजधानी थी। तो कौशाम्बी जो है वो वत्स की राजधानी थी। अगला है आपका देवनामा प्रिय जो है वो प्रियदर्शी कौन था। तो अशोक मौर्य हो जाएगा। कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था। तो तृतीय। अगला है आपका तक्षशिला कहाँ स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है। और भरहु तो भूमि किससे संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, भरहु भूमि। अगला देखेंगे दिल्ली स्थित कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा किया था। तो सामुद्दीन इल्तुतमिश ने। ठीक है। अगला है सिलसिलाह किससे संबंधित है। सिलसिलाह जो है वो सूफी संत से संबंधित है। सूफी संत से संबंधित है। अगला देखेंगे शाहजहानाबाद कहाँ से स्थित है। तो वो जो है शाहजहानाबाद जो है दिल्ली से संबंधित है। दीन इलाही क्या था। तो दीन इलाही जो है एक धर्म था। ठीक है, दीन इलाही एक धर्म था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था। तो बंगाल में जो है इस अस्थाई बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। अगला देखेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संस्थापक संपादक कौन था। तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा आपका, बाल गंगाधर तिलक। अगला देखेंगे चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो वृक्षों की रक्षा से संबंधित है चिपको आंदोलन। अगला है कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी। अगर विटामिन सी को पकाया जाए तो वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें विटामिन सी नहीं रह जाती। अगला देख लेंगे एंजाइम किस प्रकृति के पदार्थों से बना होता है। तो जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, प्रोटीन्स हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे रक्त के संचालन का प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था। तो विलियम हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान क्या कहलाता है। तो वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान क्या कहलाता है। तो सिल्वीकल्चर कहलाता है। अगला देखेंगे श्याम किसका पूर्व नाम था। थाईलैंड का हो जाएगा। ब्राजील की जो राजधानी है वो कहाँ है। तो बारसीलिया हो जाएगा। ठीक है, ब्राजील की राजधानी बारसीलिया हो जाएगी। अगला देखेंगे लिग्नाइट को प्रायः क्या कहा जाता है। लिग्नाइट को प्रायः जो है ब्राउन कोल कहा जाता है। अगला देखेंगे इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है। तो इंदिरा माउंट जो है वो अंटार्कटिका में स्थित है। अगला देखेंगे पेब्लो पिकासो का एक चित्रकार थे, वे कहाँ के रहने वाले थे। तो वो फ्रांस के रहने वाले थे। तो आपका फ्रांस हो जाएगा। और चाइना मैन एक पद है, इसका प्रयोग किसमें होता है। तो चाइना मैन एक पद है, इसका प्रयोग जो है वो क्रिकेट में होता है। यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का जो प्रधान कार्यालय है वो पेरिस में स्थित है। वी हैव मेड ए ट्रिस्ट विद डेंसिटी का कथन किन्होंने कहा है। यह कथन किन्होंने कहा हुआ है। तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा आपका। हुंकार हिंदी कविताओं का एक संग्रह है, इसके रचयिता कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। अगला देखेंगे शिवाजी की माँ का क्या नाम था। तो जीजाबाई था। और इसके ऊपर का क्वेश्चन देखेंगे कौन सा ऑक्साइड साधारण ताप पर गैस के रूप में रहता है तथा अम्लीय भी। तो वो SO2 हो जाएगा आपका, यह SO2 हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई। तो 1600 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 1857 का विद्रोह 16 मई को सबसे पहले कहाँ पर भड़क उठा था। तो सबसे पहले मेरठ में भड़क उठा था। ठीक है। और पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में कब शुरू की गई थी। तो 1850 ईस्वी में शुरू की गई थी। और हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है। तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और अगला है बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो जो बौद्ध साहित्य भाषा है वो पाली भाषा में लिखा गया है। और जो रामायण है वो किसने लिखी है। तो रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है। और कामसूत्र किसने लिखा है। तो कामसूत्र को वात्स्यायन ने लिखा है,
वात्स्यायन हो जाएगा। कामसूत्र को किसने लिखा है? वात्स्यायन ने लिखा है। और अगला है ललित कला अकादमी किसको समर्पित की गई है? ललित कला अकादमी जो है वो प्रगति के लिए, ललित कला की प्रगति के लिए की गई है। ठीक है, अगला देखेंगे भारत में राज्यों के राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है भारत में राज्यों के राज्यपाल को। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, तो आंसर में रहेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसमें हम लोग इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस होगा। पूरा डिटेल में है, बस जो है एडिशनल पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, हम उसी पॉइंट को ही जोड़े हैं पीडीएफ में, इसलिए आप लोग एक भी पॉइंट मत छोड़िएगा और आप लोग अच्छे से देखिएगा जरूर, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग सारा देख लीजिएगा। वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय जागरण और राजनीति चेतना के विकास की नींव रखी थी, जो अंततः 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप देखा गया था। ठीक है, और अगला देखेंगे, जैसे कि दूसरा नंबर 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो इसमें से जो है दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। और एडिशनल पॉइंट में आप लोग सारे पॉइंट देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट इसमें से पूछा जा सकता है, और इसमें से 3 से 4 पॉइंट जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप लोग जो है सारा पॉइंट अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो इसमें है आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में स्वराज का झंडा फहराया गया था। जैसे कि यहाँ पे दूसरा एडिशनल पॉइंट है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ऑलमेंड ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। दूसरा है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, और अगला है, उन्होंने वर्ष 1885 में लंदन इंडियन सोसाइटी और वर्ष 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। और जो यहाँ पे है, ये 3 यार यानी 1886 कोलकाता सत्र, 1893 लाहौर सत्र और 1906 में कोलकाता सत्र में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो आप लोग ये सारे पॉइंट अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है, 1918 में मोल्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रूप अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। ठीक है, तो इंडियन नेशनल हो जाएगा, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का हो जाएगा। इसने जो है 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाने वाले उदारवादी नेताओं के साथ जो है कांग्रेस में एक विद्वता पैदा की, जो कि हालांकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ जो है दिग्गज नेताओं ने सुधारों को स्वीकार कर लिया और जो कांग्रेस छोड़ दी थी, और यह जो गुट था वो बाद में उदारवादी के रूप में जाना गया, तो इसे ही इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना कहते हैं, तो किया गया था। ठीक है, तो आप लोग ये सारे पॉइंट देख लीजिएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे कांग्रेस में उदारवादियों पर आपेच पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? तो किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेफ्टी वाल्व थ्योरी में कहा गया कि अंग्रेजों ने देश में राजनीति स्थिति को देखा था, जिससे 1857 के विद्रोह की तर्ज पर जो है एक विद्रोह हुआ और वो ऐसी स्थिति से बचना चाहते थे। अगला है पॉइंट में देख लीजिएगा, लाला लाजपत राय ने यंग इंडियन में सेफ्टी वाल्व थ्योरी का इस्तेमाल किया और कहा कि लॉर्ड इर्विन के लोग दिमाग की उपज है। अगला है पॉइंट, यहाँ पे लाला लाजपत राय एक चरमपंथी थे और सेफ्टी वाल्व थ्योरी में विश्वास करते थे, और इस सिद्धांत का उपयोग करने के लिए नरमपंथियों द्वारा उन पर हमला किया गया था। यही कारण था। सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। आगे देखेंगे, आगे है आपका यहाँ पे, इसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ। तो पहला यहाँ पे आंसर में रहेगा मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। ठीक है,
1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 53वां अधिवेशन हुआ तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। और यहाँ पे 6 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 ईस्वी लाहौर में। अगला है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? ये वाला आपको हो गया था 1929 ईस्वी लाहौर में। तो जैसे कि यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। और जो यहाँ पे अगला है, जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की थी, एक दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और इसका PDF हम आपको दे देंगे, पुट ऑन कर देंगे नीचे यहाँ पे। और अगला देखेंगे, यहाँ पे है आपका 7वां नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। आई थिंक आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन तो पता ही होगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। अगला है आपका एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने जो है 1917 के कोलकाता अधिवेशन के कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और यहाँ पे अगला है, वह आयरिश मूल की थी और उन विदेशियों में से एक थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अगला टॉपिक है यहाँ पे जो है, वह एक समाजशास्त्री, थियोसोफिस्ट और समाज सुधारक और भारतीय स्वशासन की पक्षकार थी। ठीक है। और अगला है, बेसेंट ने पहली बार जो है 1893 में भारत का दौरा किया और बाद में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल होकर यहीं बस गई थी। और 1916 में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की जिसकी वो अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। तो ये सभी जो है टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन यहाँ पे से ऐसे ही बनते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पे मैंने PDF में रखा हुआ है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी थे। ठीक है। और 9 नंबर में है, 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा आपका, जवाहरलाल नेहरू। अगला देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। और 19 दिसंबर जो है 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया। और जो है 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई, एक ऐसा दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। और अगला है, 1929 में जो है भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हायरिन ने एक अस्पष्ट घोषणा की जिसे इरविन घोषणा कहा जाता है। तो यहाँ पे इसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने किया हुआ था अस्पष्ट घोषणा? तो लॉर्ड इरविन। तो आप लोग ऐसे ही ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कैसे भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे, नरम पंक्तियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया था? तो भिक्षावृत्ति की राजनीति दिया था। और जो गरम दल के नेता अरविंद घोष थे वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाल लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे। ठीक है। और जबकि नरम पंथ में जो है सिर्फ इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। जो नरम पंथ के लोग थे वो केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। अगला है, नरम दल की जो शुरुआत हुई थी वो भारत की आज़ादी से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 खेमों में विभाजित होने के कारण हुई, जिसमें एक खेमे में समर्थक बाल गंगाधर तिलक थे और दूसरे खेमे में जो है मोतीलाल नेहरू जी थे। और इनमें सरकार बनाने को लेकर मतभेद था। मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि भारत की सरकार अंग्रेजों के साथ कोई संयोजक सरकार ना बने। ठीक है। और जो गंगाधर तिलक थे वो कहते थे कि अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। ठीक है। जो कि भारत की जनता को धोखा देना होगा,
ऐसा सोचते थे वो। इस मतभेद के कारण लोकमान्य तिलक कांग्रेस से निकल गए और उन्हें गरम दल बनाया गया। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, और बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है WC बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और दूसरा यहाँ पे है तीसरा दादा भाई जो नौरोजी थे वो 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के दूसरे अध्यक्ष थे। वे कोलकाता के सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सदस्य भी बने थे। और 1888 में जॉर्ज यूलो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले विदेशी थे। ठीक है, और जो एनी बेसेंट थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये सारे टॉपिक आप लोग हाईलाइट हुआ है, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। चाहे तो आप लोग इससे शॉर्ट करके देख लीजिएगा, नहीं तो या तो आप लोग PDF में देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक है नीचे। और अगला यहाँ पे देख लीजिएगा, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 12वां नंबर देखेंगे, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था? तो नरम पंथी का हुआ था।